गुप्त राजवंश यानी कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त राजवंश के बारे में। किस प्रकार से गुप्त राजवंश का उदय होता है और इसके इतिहास के साधन क्या हैं, कैसे हमको पता चलता है कि कभी प्राचीन भारत में गुप्त राजवंश था। इस दो टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। पहला इसके बारे में और दूसरा गुप्त इतिहास के साधन के बारे में। कुषाण साम्राज्य के विघटन के बाद जिस विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ वह चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ तक चलता रहा। पश्चिमी पंजाब में तो यद्यपि कुषाण वंश का शासन था, तथापि पूर्व की ओर उसका कोई प्रभाव नहीं था। गुजरात तथा मालवा के पश्चिमी भाग में शक अभी भी सक्रिय थे, परंतु उनकी शक्ति का उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा था। उत्तरी भारत के शेष भूभाग में इस समय अनेक राज्यों एवं गणराज्यों का शासन था। समानता या काल अराजकता, अव्यवस्था एवं दुर्बलता का काल था। देश में कोई ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो विभिन्न छोटे बड़े राज्यों को विजित कर एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकती। यह काल किसी महान सेनानायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सुनहला अवसर प्रस्तुत कर रहा था। फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महान सेनानायकों का उदय हुआ। यदि बात की जाए गुप्त इतिहास के साधन के बारे में, तो गुप्त राजवंश का इतिहास हमें साहित्यिक एवं पुरातत्वीय दोनों ही प्रमाणों से ज्ञात होता है। साहित्यिक साधनों में पुराण सर्वप्रथम है। पुराणों में विष्णु, वायु तथा ब्रह्मांड पुराणों को भी हम गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक मान सकते हैं। इनसे गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास का कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक से गुप्त वंशीय नरेश, रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में कुछ सूचना मिलती है। अधिकांश विद्वान महाकवि कालिदास को गुप्तकालीन विभूति मानते हैं। उनके अनेकानेक रचनाओं से गुप्त युगीन समाज एवं संस्कृति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। शूद्रकृत मृच्छकटिक एवं वात्स्यायन के कामसूत्र से भी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिल जाती है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों का विवरण भी गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक हुआ है। ऐसे यात्रियों में फाहियान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह चीनी यात्री था। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि 375 से 415 ईस्वी के मध्य के शासनकाल में भारत आया था। उसने मध्य देश की जनता का वर्णन किया है। 7वीं सदी के चीनी यात्री हुइनसांग के विवरण से भी गुप्त इतिहास के विषय में कुछ सूचनाएं मिलती हैं। उसने कुमार गुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, बालदित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। उसके विवरण से पता चलता है कि कुमार गुप्त ने ही नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। वह बालदित्य को होड़ नरेश मिहिर कुल का विजेता बताता है। इसकी पहचान नरसिंह गुप्त बालादित्य से की जाती है। साहित्यिक साक्ष्यों के अतिरिक्त पुरातत्वीय प्रमाणों से भी हमें गुप्त राजवंश के इतिहास के पुनर्निर्माण में पर्याप्त सहायता मिलती है। इनका वर्णन 3 भागों में किया जा सकता है। पहला अभिलेख, दूसरा सिक्के तथा तीसरा स्मारक, जिसमें हम सबसे पहले बातचीत करेंगे अभिलेख के बारे में। गुप्तकालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का किया जाता है। यह एक प्रशस्ति है जिससे समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय तथा उसके व्यक्तित्व पर विशद प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी से प्राप्त गुहालेख से उसकी दिग्विजय की सूचना प्राप्त होती है। कुमार गुप्त प्रथम के समय के लेख उत्तरी बंगाल से मिलते हैं, जो इस बात का सूचक हैं कि इस समय तक संपूर्ण बंगाल का भाग गुप्तों के अधिकार में आ गया था। स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से होड़ आक्रमण की सूचना मिलती है। इसी सम्राट के जूनागढ़ से प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि उसने इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके अलावा
और भी अनेक अभिलेख एवं दान पत्र मिले हैं जिनसे गुप्त काल की अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होती है। इन सभी अभिलेखों की भी भाषा विशुद्धि संस्कृत है तथा इनमें दी गई तिथियां गुप्त सम्मत की हैं। इतिहास के साथ ही साथ साहित्य की दृष्टि से भी गुप्त अभिलेखों का विशेष महत्व है। इनसे संस्कृत भाषा तथा साहित्य के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिलता है। हर्षेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त तो वस्तुतः एक चरित्र काव्य ही है। दूसरे नंबर पर है सिक्के। गुप्त वंशीय राजाओं के अनेक सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। ये स्वर्ण, रजत एवं तांबे के हैं। स्वर्ण सिक्कों को दीनार, रजत सिक्कों को रूपक या रूपयक तथा ताम्र सिक्कों को मासक कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। एलन, अल्टेकर आदि विद्वानों ने गुप्तकालीन सिक्कों का विस्तृत अध्ययन किया है। अनेक सिक्कों पर तिथियां भी उत्कीर्ण मिलती हैं जिनके आधार पर हम तत्संबंधी शासकों का तिथि निर्धारण कर सकते हैं। कुछ सिक्कों को कुछ विशिष्ट घटनाओं की सूचना मिलती है। जैसे एक प्रकार के सुवर्ण सिक्के के मुख भाग पर चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर लिच्छव्या उत्कीर्ण मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी के साथ विवाह किया था। समुद्रगुप्त के अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों से उसके अश्वमेघ यज्ञ की सूचना तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों से उसके पश्चिमी भारत शक प्रदेश के विजय की सूचना मिलती है। मध्य प्रदेश के एरण तथा भिलसा के रामगुप्त के कुछ सिक्के मिलते हैं जिनसे हम उसकी ऐतिहासिकता का पुनर्निर्माण करने में सहायता प्राप्त करते हैं। कभी कभी सिक्कों के अध्ययन से हमें उनके काल की राजनीतिक तथा आर्थिक दशा का भी ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों के सिक्कों से पतनोन्मुख आर्थिक दशा का आभास मिलता है। इनमें मिलावट की मात्रा अधिक है। तीसरे नंबर पर आता है स्मारक। गुप्त काल के अनेक मंदिर, स्तंभ, मूर्तियां एवं चैत्य गृह प्राप्त होते हैं जिनसे तत्कालीन कला तथा स्थापत्य की उत्कृष्टता सूचित होती है। इनसे तत्कालीन सम्राटों एवं जनता के धार्मिक विश्वास को समझने में भी मदद मिलती है। मंदिरों में भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा जो कि जबलपुर में पड़ता है का विष्णु मंदिर, नचना कुठार अर्थात जो मध्य प्रदेश में पड़ता है का भूतपूर्व अजयगढ़ रियासत में वर्तमान में अजयगढ़ रियासत में आता है का पार्वती मंदिर, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, भीतरगांव जो कि कानपुर में पड़ता है का मंदिर आदि मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सभी मंदिर अपनी निर्माण शैली, आकार प्रकार एवं सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध हैं तथा वास्तुकला के भव्य नमूने हैं। मंदिरों के अतिरिक्त सारनाथ, मथुरा, सुल्तानगंज, करमदंडा, खोह, देवगढ़ आदि स्थानों से बुद्ध, शिव, विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनसे तत्कालीन तक्षण कला पर प्रकाश पड़ता है। साथ ही इन मूर्तियों में गुप्त नरेशों की धार्मिक सहिष्णुता भी सूचित होती है। मंदिर तथा मूर्तियों के साथ ही साथ बाग जो कि ग्वालियर में पड़ता है मध्य प्रदेश के, तथा अजंता की कुछ गुफाओं जो कि 16वीं और 17वीं के शताब्दी के मध्य की तथा अजंता की कुछ गुफाओं के चित्र भी गुप्त काल के ही माने जाते हैं। बाघ की गुफाओं के चित्र लौकिक जीवन से संबंधित है, जबकि अजंता के चित्रों का विषय धार्मिक है। इन चित्रों के माध्यम से गुप्तकालीन समाज की वेशभूषा, श्रृंगार प्रसाधन एवं धार्मिक विश्वास को समझने में सहायता मिलती है। साथ ही इनसे गुप्त युगीन चित्रकला के पर्याप्त विकसित होने का भी प्रमाण उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार साहित्य एवं पुरातत्व दोनों ही माध्यम से हम गुप्तकालीन इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाली अपडेट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।